जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। भारत के हजारों साल पुराने इतिहास में इसकी सबसे पहली जड़ों से लेकर आजादी की लड़ाई तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ तारीखें रटने वाले हैं, नहीं, बल्कि हम उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिखाती है कि सभ्यताएं कैसे बनती हैं और कैसे बिखर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत की पहली महान सभ्यता से। सोचिए, अगर इतिहास एक बहुत बड़ा खूबसूरत कालीन है तो ये वो पहले धागे थे जिनसे ये पूरी बुनाई शुरू हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सोचिए ये कितनी पुरानी है। ये वो टाइम था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया अपने चरम पर था। मतलब भारत की कहानी उतनी ही प्राचीन है। और इस सभ्यता की सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उनकी मॉडर्न सोच। ये कोई आम गांव नहीं थे, बल्कि पूरे ग्रिड सिस्टम पर बसे हुए शहर थे, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। उनकी इकोनॉमी सिर्फ खेती पर नहीं, बल्कि मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के इलाकों तक फैले ट्रेड पर भी टिकी थी। और हाँ, ये दुनिया के पहले कपास उगाने वाले लोग भी माने जाते हैं। अच्छा, सिंधु घाटी के बाद भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये था साम्राज्यों का दौर। अब अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी पॉलिटिकल और कल्चरल पहचान बनाने की कोशिश शुरू हुई। और इस सिलसिले में जो सबसे पहला बड़ा नाम सामने आता है वो था मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। अब मौर्य वंश में एक ऐसे शासक हुए जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया, अशोक। कहते हैं कलिंग के भयानक युद्ध ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर धम्म यानी नैतिक शासन को अपना लिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने संदेश पत्थर के खंभों पर लिखवाए, जो एक तरह से अपनी जनता से सीधे बात करने का उनका तरीका था। मौर्यों के जाने की कई सदियों बाद एक और महान साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। इस दौर को अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय कला, विज्ञान, लिटरेचर, हर चीज अपने चरम पर थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कह डाला था। तो अगर हम इन दोनों महान साम्राज्यों को देखें तो उनकी विरासत एकदम अलग अलग थी। एक तरफ मौर्य साम्राज्य, जो अपनी पॉलिटिकल यूनिटी और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना गया, और दूसरी तरफ गुप्तकाल, जो आर्ट, साइंस और कल्चर का गोल्डन एज बना। तो चलिए अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मध्य एशिया से आई नई शक्तियों ने यहाँ के पॉलिटिकल और कल्चरल मैप को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस नए दौर की शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के साथ। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक के बाद एक 5 वंश आए: मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी। इन सब ने मिलकर करीब 300 सालों तक दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाए रखा। और फिर आया साल 1526। बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ये वो साम्राज्य था जो अगले 300 साल तक भारत की किस्मत लिखने वाला था और अपनी शान शौकत और मिलीजुली संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना गया। अब सवाल ये उठता है कि मुगलों ने इतने बड़े और डाइवर्स एम्पायर को मैनेज कैसे किया? तो इसका जवाब छुपा है अकबर की एक जीनियस पॉलिसी में, मनसबदारी सिस्टम। ये एक कमाल का सिस्टम था जिससे हर सरकारी अफसर की रैंक, सैलरी और मिलिट्री जिम्मेदारी तय हो जाती थी। इसी से बादशाह का पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल बना रहता था। मुगल काल वैसे तो हर चीज के लिए मशहूर था, लेकिन जब बात आर्किटेक्चर की आती है तो शाहजहां का दौर सबसे ऊपर है। इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, दुनिया को चकित कर देने वाला ताजमहल इसी दौर की तो देन है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह ठहरता नहीं है। अब यूरोप से आए व्यापारी और उनमें भी खासकर अंग्रेजों ने भारत में पावर का पूरा गेम ही बदल दिया। यहां से भारत की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। देखिए, भारत पर अंग्रेजों का कब्जा कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक पूरा प्रोसेस था। स्टेप 1, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर सिर्फ व्यापार करने आए। स्टेप 2, प्लासी की लड़ाई जैसी लड़ाइयां जीतकर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़ानी शुरू की। और स्टेप 3, देखते देखते वो एक ट्रेडिंग कंपनी से पूरे देश के शासक बन बैठे।
फिर आया साल 1857। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और इसका नतीजा क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में आ गया। कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह ने ही आजादी की लड़ाई की चिंगारी को हवा दी। अब संघर्ष का मकसद बदल चुका था। लक्ष्य था एक नया आजाद राष्ट्र बनाना, जिसके लिए दशकों तक कुर्बानियां दी जानी थीं। आज़ादी तक का ये सफ़र कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। चाहे वो 1905 में बंगाल के बंटवारे के खिलाफ उठा स्वदेशी आंदोलन हो, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेज़ों के लिए एक फाइनल कॉल था। हर घटना ने देश को और ज्यादा एक किया और आज़ादी के इरादे को फौलादी बना दिया। और इस पूरे संघर्ष की जो भावना थी, उसे शायद सुभाष चंद्र बोस के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर के जुनून और संकल्प का प्रतीक था। और हाँ, इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक शख्सियत थी, महात्मा गांधी। उन्होंने सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के विरोध का एक ऐसा नायाब तरीका दुनिया के सामने रखा, जिसने न सिर्फ भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि दुनिया भर के आंदोलनों के लिए एक मिसाल बन गया। तो ये थी एक लंबी यात्रा, हजारों सालों के इतिहास से गुजरते हुए। सिंधु घाटी के उन पहले धागों से लेकर आज़ादी के आंदोलन के चटक रंगों तक, इसी ऐतिहासिक ताने-बाने ने आज के मॉडर्न इंडिया को बुना है। ये एक ऐसी विरासत है जिसमें अनगिनत संस्कृतियां, साम्राज्य और विचार आपस में गुंथे हुए हैं। और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इतने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखने के बाद भारत की कहानी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय क्या होगा?